हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का जो आपका 1 तारीख को 1 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उसके लिए कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ, जो आपके पेपर में आने के बहुत हाई चांसेस हैं और ये प्रश्न जो है कई बार पूछे भी गए हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हिंदी का जो ब्लूप्रिंट है कुछ इस प्रकार से है। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हमें पढ़ाई करनी है, यानी कि जो ब्लूप्रिंट रहता है इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्षितिज भाग एक काव्यखंड है, इसमें से 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कैसे होंगे? 6 अंक के तो इसमें से ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आपके पद्य साहित्य के इतिहास से पूछ सकते हैं। अब इसमें निश्चित नहीं है कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव वो पूछ रहे हैं, लेकिन हमें सभी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो प्रश्न है 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले, कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, काफ़ी ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं काव्यखंड है जो, उसके बाद है काव्यबोध, गद्य खंड है, फिर भाषा बोध, कृतिका जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है, अपठित बोध है, पत्र लेखन और यहाँ पर आपका निबंध लेखन। इन सभी में से आपका क्वेश्चन 80 नंबर का आपका पेपर मतलब पूरा टोटल पेपर आना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्षितिज काव्यखंड, ठीक है, क्षितिज काव्यखंड है। इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेना। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से आप प्रश्न देखेंगे, थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको टिक करते जाना है। यदि आपके पास ये प्रश्न बैंक नहीं है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए पहले इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर टिक कर लीजिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न लगा लीजिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये प्रश्न अगला है। उसके बाद देखिए, अगला देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर है नीचे, कभी माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इस प्रश्न को कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। ठीक है, क्यों हो रही है? कवि को ईर्ष्या कोयल से इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कवि और कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जो है परतंत्र है, मतलब जेल के अंदर बंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। हो सके तो इसको नोट जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सभी प्रश्न आपको दिखाते चलूँगा और जो टिक करना है वो अच्छे से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है आपका यहाँ पर इस वाले को देख लेना। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, ये वाला। ठीक है, इसको अच्छे से टिक कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अब आपके कवि परिचय से जो क्वेश्चन आते हैं, तो कबीर दास जी का करना है आपको। ठीक है, कबीर दास जी का कवि परिचय करना है, शिल्प सौंदर्य का विशेषता है। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इनकी आपको जो सौंदर्य बोध है, इनका भाव सौंदर्य, इनको भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और छायावाद के बारे में लिखिए। छायावाद का ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर में आ जाता है, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद नई कविता की 2 विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, नई कविता की 2 विशेषताएं। तो देखिए, नई कविता के कवियों ने यथार्थ का चित्रण किया है। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। तो ये मतलब 2 विशेषताएं हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए, अगला है यहाँ पर भक्ति काल की विशेषताएं, भक्ति काल के कवि। ठीक है, भक्ति काल के जो कवि हैं पूछा जाता है। और एक प्रश्न और आता है, ये वाला यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न देख लीजिए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। उसके बाद देखिए, भक्ति काल के 2 कवि, उनकी रचनाएं। तो सूरदास कवि हैं जिनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली। ध्रुवदास हैं जिनकी रचना है ब्रजलीला, दान लीला। ये इनकी रचना अच्छे से याद करिए। ठीक है, अब छायावाद की विशेषताएं भी आपसे पूछी जाती हैं, तो छायावाद की विशेषता में याद कर लीजिए। ठीक है, एक तो रहस्यवाद है छायावाद में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि छायावाद में रहस्यवाद की प्रधानता है। और दूसरा आप लिख सकते हैं स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कबीर का और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत, इनका आपको कवि परिचय करके रखना है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न आपका आता है। उसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो गद्यांश पद्यांश आपके पूछे आते हैं वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। कबीरदास जी द्वारा लिखे थे ये। और इसमें सबसे पहले लिखना कैसे होता है, सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ से हेडिंग डाल के, ये हेडिंग डाल दी आपने, फिर लिखना है प्रस्तुत साखी पद हमारी पाठ्य पुस्तक के साखी एवं शब्द।
ठीक है, साखियों में शब्द पाठ से साखियों से ली गई है, इसके कवि कबीर हैं। ऐसे आपको संदर्भ लिख देना, प्रसंग में लिखना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो सच्चे प्रेम के महत्व को स्पष्ट किया गया है, इसको प्रसंग लिख सकते हैं। फिर भावार्थ इसी को लिख देना, इसका अर्थ लिखना है। तो इस दोहे में कबीर दास जी ने यह कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ फिर रहे हैं, पर ऐसा प्रेमी उन्हें कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी सच्चा प्रेमी ना हो। तो इस प्रकार से इसको पूरा देख लेना है। दूसरा भी इसको कर लीजिए, ऊंची कुल क्या जननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दो हो गया। तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है, और हो सके तो इसको भी देख लेना, ये वाला है जो मानसरोवर वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे देखिए काव्य बोध से अब प्रश्न देख लेते हैं। काव्य बोध के जो प्रश्न आते हैं, इकाई 2 है आपकी काव्य बोध, जिसमें से आपका कितना पूछे जाना है, इसमें से आपका पूछ देखिए काव्य बोध आप देख सकते हैं, काव्य बोध से 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसमें 2-2 नंबर के ही प्रश्न आने हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कौन से आपको कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो यही है कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद। ठीक है, तो इसमें आप टिक कर लेना इसको, काव्य किसे कहते हैं उनके भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना है आपको। हाँ, उसके बाद प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के देखिए 2 भेद होते हैं, महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है। ठीक है, महाकाव्य में जीवन की संपूर्ण घटना का वर्णन रहता है, खंड काव्य में किसी एक का, जैसे कि महाकाव्य है रामचरितमानस, श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन का वर्णन है रामचरितमानस में जो महाकाव्य है। खंड काव्य जैसे पंचवटी है। ठीक है, उसमें एक ही जगह का वर्णन है। ठीक है, ये खंड काव्य का उदाहरण भी याद रखिएगा। ये आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, और रस भी देखिए, ये रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम। तो देखिए जब किसी काव्य को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, सुनने, देखने या पढ़ने से, तो वहाँ पर रस होता है। ठीक है, ऐसी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए काव्य में रस से तात्पर्य कविता से प्राप्त आनंद से है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसका काव्य में वही स्थान है जो शरीर में प्राण का। ठीक है, तो काव्य को इसलिए उसकी आत्मा कहा जाता है, काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। तो काव्य के पठन पाठन चिंतन एवं श्रवण दर्शन से प्राप्त आनंद को हम रस कहते हैं। ठीक है, तो रस के अंग देख सकते हैं यहाँ पर, स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है, ये 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है रस के कितने अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचार। इसमें देखिए आश्रय आलंबन दिया है, लेकिन आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, अब देखिए एक तो ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, सभी रसों की स्थायी भाव। ठीक है, श्रृंगार का रति, हास का हास, करुण का शोक, क्योंकि एक ना एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में रस से जरूर पूछा जाएगा कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर की इस रस का स्थायी भाव लिखिए। ठीक है, तो इसको जरूर कर लें, इस टेबल को यदि कर लेते हैं तो आप सभी रसों की परिभाषा भी बना सकते हैं। यदि वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक रस का वीडियो है, बहुत ही अच्छे से पूरे रसों की परिभाषा आप उसको याद कर सकते हो, उसमें उदाहरण भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहा छंद की परिभाषा। दोहा क्या होता है? ठीक है, तो दोहा छंद के, ठीक है, दोहा एक छंद है और मात्रिक छंद है। मात्रिक मतलब जिसमें मात्राओं के आधार पर हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, मात्राओं के आधार पर उसमें उसकी गिनती की जाती है मात्राओं की। तो देखिए दोहा छंद के पहले, दोहा में कितने 4 चरण होते हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होता है, मतलब अंत में जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, पहले इसमें गुरु होगा और लघु होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो चून है, चून में गुरु है फिर लघु है। गुरु मतलब बड़ा चा में ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इसमें लघु इसमें गुरु होगा, और लघु यानी एक मात्रा, नाम में एक मात्रा है। ठीक है, तो ऐसे, इसलिए लघु गुरु लघु होता है, ऐसा याद रखना है। अब इसका उदाहरण तो सिंपल सा, जईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये उदाहरण भी हो गया, इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि आता है आपका। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना थी कि मैंने पहले से ये इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न है जो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो अनुप्रास क्या होता है, जहाँ पर भी काव्य में कोई वर्ड अधिक बार प्रयोग में आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, या एक से अधिक बार वो वर्ड आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है वर्ड, जैसे कि यहाँ पर रघुपति, राघव, राजा, राम, रा 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 रा,
यहाँ पर आ रहा ना, बार बार आ रहा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे ही आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के करके रखिएगा। इसमें से कोई एक दो उदाहरण जरूर से कर लीजिएगा, हो सकता है आपको। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, ये वाला कर लीजिए। साथ ही रघुपति राघव राजा राम वाला, ये दो कर लीजिए आपके अनुप्रास अलंकार से, क्योंकि प्रश्न आता है। साथ ही यमक अलंकार की भी देख लीजिए। यमक में क्या होता है? काव्य में जहाँ एक शब्द बार बार प्रयोग में आए किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। इसमें शब्द आ रहा है, वहां पर वर्ड आ रहा था। वर्ड का मतलब होता है एक, जैसे रा है, एक वर्ड है। अब शब्द तो पूरा राघव होगा, लेकिन इसमें वर्ड तो रा है ना, तो यहाँ पर वर्ड की आवृत्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द बार बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकार, ठीक है। और इसमें हाँ देखिए आगे दिया गया है, मैं जो बता रहा था, देखिए कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार, वह खाए वो राय नर, यह पाए वो राय, ठीक है। तो जैसे इसमें कनक कनक है, एक बार इसका मतलब धरतुरा है, एक बार क्या है, सोना है, तो अलग अलग अर्थ है। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार, इसको याद रखना आप, ठीक है। आप देखिए, ये तो मैंने अलंकार बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए हमें उपमा भी दिया गया है, लेकिन आप लोग अनुप्रास ज़्यादा आता है, यमक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपक भी कर लेना, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुप्रास है, लेकिन करना चाहिए हमें, क्योंकि आपका जो अलग अलग सेट आते हैं ना, तो हो सकता है आपके सेट में रूपक का आ जाए, ठीक है। उत्प्रेक्षा भी देख लेना। उसके बाद देखिए महाकाव्य खंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य खंड काव्य में दो अंतर आता है, आपकी परीक्षा में 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य में क्या पूरे जीवन का वर्णन रहता है। मैंने अभी बताया था ना आपको, खंड काव्य में किसी एक जीवन मतलब एक घटना का जीवन की वर्णन रहता है। आप सारणी बनाकर भी कर सकते हैं, यदि आपके पास दूसरी गाइड है उसमें टिक कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बता दूं आगे के प्रश्न, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं काव्य बोध से, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए हमने 2 इकाइयाँ कंप्लीट कर ली। यहाँ पर आप देखिए, एक इकाई हमने काव्य खंड कंप्लीट कर ली है, एक इकाई काव्य बोध कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और अगली इकाई जो है क्षितिज भाग 1 गद्य खंड है, ठीक है। तो इसके अब हम देख लेते हैं। मैंने सभी इसमें बता दूंगा मैं, ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखना पड़े, फिर वीडियो बनाने में मैं फिर अलग से मतलब पूरा टाइम लगता है, इसलिए अभी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो गद्य खंड भी बता देता हूँ, भाषा बोध भी बता देता हूँ, ये इनकी भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी की पूरी तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। पूरी वीडियो को देख लेना, साथ ही देखिए लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, गद्य खंड। गद्य खंड में देखते हैं, गद्य खंड में से देखते हैं कि क्षितिज भाग 1 गद्य खंड, ये आपका गद्य खंड है, और इसमें इकाई 3 है। इसमें से देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना आप लोग, और इससे पढ़ना चाहते हैं तो इससे भी पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ, और यदि आप लोग के पास ये है तो अच्छा है, वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। और इसके आंसर देखिए ये रहे यहाँ पर ये रहे आंसर सभी प्रश्न के, 26 तक हैं ये, सभी के आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए पूरा मैं एक एक बार दिखा देता हूँ, पूरे आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे आप लोगों के पास होगा ये। चलिए अब हम देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं, अगले जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर एक प्रश्न इसको टिक कर लीजिए, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। ये 2 नंबर में प्रश्न आता है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, ठीक है। गद्य की विधाएं कौन कौन? निबंध है, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सभी आपकी गद्य की विधाएं हो जाती हैं, याद रखना है। अगला देखिए, निबंध लेखन की कोई तो विशेषता लिखिए। तो वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँ, एकांकी की 2 विशेषता, एकांकी का ये कर लेना, ठीक है। एकांकी की विशेषताएं ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रेमचंद की 2 रचना लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान, तो प्रेमचंद की रचना याद रख लीजिएगा। देखिए उपन्यास उनका गोदान है, ठीक है। और साथ ही उनकी और रचनाएं भी याद रखना है आपको, जैसे कि उनकी कई सारी रचनाएं हैं, बड़े घर की बेटी, कई सारी उनकी रचनाएं हैं, आप लोगों ने गोदान है, गबन है, इनको याद कर 2-3 तो याद करना है, ठीक है। कहानी संग्रह उनका है, देखिए अनेक हैं। साहित्य में स्थान उनका है, प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कहे जाते हैं, इनका ये स्थान निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको यहाँ से कर लेना है, प्रेमचंद जी का कर लेना है। साथ ही आपको हरिशंकर परसराय जी की 2 रचनाएं, उनका भाषा शैली विशेषता लिखिए। तो देख जैसे मैं बता रहा हूँ ना, प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का आपको केवल रचना और साहित्य में स्थान नहीं करना है, पूरा करना है, भाषा शैली करना है सभी, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपसे भाषा शैली बस पूछ ले,
तो कोई भी पूछे तो आपको वो लिख देना है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा का करना है, ठीक है। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है, ठीक है। तो भाषा शैली उनकी देख लीजिए, उनकी रचनाएं भी आप देख लेना, ठीक है। ये रचनाएं इनकी, निबंध संग्रह इनका श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। साहित्य में स्थान भी देख लीजिए, आपको ये दोनों तो करना ही है, साथ में उनकी भाषा शैली भी करनी है। भाषा देख लीजिए, इनकी शैली देख लीजिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, हाँ ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अब यहाँ से आपका 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, अच्छा 4 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 3 नंबर का एक आएगा, देख सकते हैं। जो गद्य खंड है मैं बता रहा हूँ, जो उसमें से 4 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के 4 आएंगे, 3 का एक आएगा, तो इसलिए हमें देखना है सभी, ठीक है। तो ये तो कर लीजिए, कौजे हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसलिए ली जाती थी जिससे कि पशुओं की जानकारी रहे, जितने पशु आए थे उतने हैं या कोई उनमें से भाग गया है अथवा मर गया है, तो इसलिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैं वीडियो ला रहा हूँ। वैसे मुझे अभी टाइम तो उतना नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूँ, उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको इस एक ही वीडियो में बता रहा हूँ पूरा। और आप देख लीजिए थोड़ा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंप्लीट जल्दी हो जाए, सभी आप कंप्लीट कर पाएँ। प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखना है, तो उनकी पंच परमेश्वर है, फटेगर की बेटी है, शतरंज के खिलाड़ी, कई सारी हैं, आप 2 याद रखना, ठीक है। ये वाला देखिए, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं? तो तिब्बत में लोग डाकुओं से बचाव के लिए हथियार लेकर घूमते हैं, ठीक है। अगला, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक श्लाव संकृत्यायन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो पूरी यात्रा डाकुओं का भय रहा, ठीक है। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते, तेज धूप में काफ़ी पैदल चलना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी, साथियों से बिछड़ जाने पर अनजान मार्ग के लिए यात्रा करनी पड़ी, भद्र रूप छिपाकर भिखारियों के रूप में रहना पड़ा। तो इसको आप याद कर लीजिए, 2-3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, यहाँ पर देखिए, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, इसको लिखिए, जब इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। सालिम अली के जीवन की दिशा को किस घटना ने बदल दिया? तो इसको भी देख लीजिए, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को इतने सारे कंप्लीट नहीं हो रहे तो मैं आपको एक मॉडल पेपर का वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आप लोग देख लेना उसमें से कितने सारे प्रश्न, मतलब कम ही हैं उसमें, फिर भी उसमें से आपका इतना तो आ ही जाएगा, ठीक है, कि आप लोग पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। वो देखना है तो उसको भी देख लेना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद ये अब देखिए, अब यहाँ पर हम 3 अंक वाले देख लेते हैं, जो आपके गद्यांश प्रसंग वाले आते हैं, संदर्भ प्रसंग। तो देखिए, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला है, समझा जाता है, ये वाला देख लेना। इसको देखिए, संदर्भ इसका हो जाएगा प्रसंग व्याख्या, ये आप कर लेना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला है एक, ठीक है। उसके बाद ये वाला कर लेना आप लोग, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, गिर जाता है, ठीक है। तो इसमें आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद देखिए, वैसे तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो आप पहले कर लेना। तिब्बत वाला देख लीजिए, ये वाला है इंपॉर्टेंट। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, इसको देख लेना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ में लिखना था कौन से पाठ से लिया गया है और कौन से लेखक ने लिखा है। अब उसके बाद इकाई 4 पे आ जाते हैं, भाषा बोध। भाषा बोध देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सभी वीडियो मतलब इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये सभी प्रश्न हैं आपके, इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो इससे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाइए, निपात शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो, ठीक है। निपात शब्द क्या है, इसको लगा लीजिए। निपात शब्द क्या है लिखिए। तो निपात शब्द जो अव्यय किसी शब्द या पद
देखिए सिंपल से याद रखिएगा, जहाँ पर भी वाक्य में अतिरिक्त भार दिया जाए किन्हीं शब्दों के द्वारा, तो वहाँ पर समझ लेना निपात शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें खाना खाना ही होगा। इसमें थोड़ा अलग लिखी है डेफिनेशन, लेकिन आप लोग ऐसा लिखना कि जहाँ पर भी वाक्य में किसी शब्द पर अतिरिक्त भार दिया जाता है, तो जिन शब्दों के द्वारा दिया जाता है उन्हें ही निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इससे इस अनुसार भी देख सकते हैं। अब मुहावरे लोकोक्ति में अंतर कर लेना आप लोग। ठीक है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य होती हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। मतलब लोकोक्तियाँ हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, लेकिन मुहावरे के लिए हमें वाक्य चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते इसका। तो इसमें देखिए आँख, नाक, कान इनके आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे अंतर है, लेकिन आप लोग कोई 2-3 जरूर 3-4 तो कर ही लेना। संधि और समास में अंतर भी देखिए। संधि की परिभाषा, और ये तो रह गया, ये संधि की परिभाषा प्रकार, इसको देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ तक हो जाएगा, प्रकार हो जाएंगे। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं ये इनमें से, तो देख लीजिए। संधि समास में अंतर जरूर देख लेना। ठीक है, ये उसके बाद देखिए कृति का भाग 1 है, इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कृति का भाग 1 के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हैं इस पार्ट के, मतलब इस पूरे बुक के पार्ट के नहीं, पार्ट तो सभी हैं इसमें। ठीक है, ये लगा लेना प्रश्न। गोरंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे तो लग रहा है कि 100% आएगा पेपर में। तो लाउड स्पीकर द्वारा बाढ़ के खतरे की सावधान करने के लिए घोषणाएं दे रही थी। ठीक है, ये करना आपको, ये कर लेना। बाढ़ के पीड़ितों की मदद के लिए नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है। उसके बाद देखिए मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, तो इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम, ये आपके हो जाएंगे इस से। ठीक है, वैसे इसमें से ये वाला भी देख लेना, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। ठीक है, तो कई सारी बीमारी फैलने का खतरा रहता है, इसको देख लेना। इस प्रकार से हो जाते हैं। अब रीढ़ की हड्डी से यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना इसका, वैसे इसमें से आ जाएगा आप। ठीक है, कर लेना। अपठित बोध देखिए, अब अपठित बोध में तो ऐसा रहता है कि कहीं से भी प्रश्न कोई भी कैसा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला देख लेना आप लोग, विद्या अमूल्य अनस्वर सर्वोच्च धन है। इसके आंसर देख लीजिए, लिखे हुए हैं। पहला उत्तर है, दूसरे का ये, तीसरे का ये। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अपठित काव्यांश भी हैं इसमें देखिए, वैसे तो इसमें पता नहीं कौन सा है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लेना। जल बाड़े नाव में। ठीक है, ये वाला देख लेना इसको, इसके आंसर भी देख लीजिए 1 2 3। वैसे तो अब देखिए मैं आपको पत्र लेखन बता देता हूँ। आपके जो कौन कौन से लेटर एप्लीकेशन जो होते हैं ना, हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं इनको, उसमें से देखिए आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये कि आवेदन पत्र लिखिए। हाँ, ये वाला है शाला त्याग प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र, ये तो विद्यालय के आवेदन पत्र, विद्यालय के लिए। तो इस प्रकार से इसको कर लेना। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए टीसी और छुट्टी का, ये तो करना ही है आपको। ठीक है, वो तो आपको बनते ही होंगे। ठीक है, और यदि ये वाला आता है तो इसको भी देख लेना, कक्षा अर्ध दिवस के अवकाश के लिए। ठीक है, अर्ध दिवस हो या पूरा दिवस हो, ठीक है, बस अर्ध दिवस लिख देना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब निबंध में आप लोग किसका करना है? जल जीवन का कर लेना। जल ही जीवन है, एक तो ये निबंध करना है आपको। और यहाँ तक आपको ये हो जाएगा, जल जीवन का निबंध। ठीक है, उसके बाद है आपका विज्ञान के चमत्कार का, तो आप लोग कर ही लेना। ठीक है, वो तो आप करके रखे होंगे। तो बस पर्यावरण प्रदूषण का और है, उसको भी देख लेना। और इनमें से यदि आप लोग कर सके तो इसको भी देख लेना, ये क्योंकि आ जाता है। अपनी माँ के जन्मदिन की तैयारी के लिए संवाद लिखिए,
वार्षिक परीक्षा में पिताजी से किए गए संवाद लिखिए। तो ये दोनों ही कर लेना, इनमें से एक ना एक आपका मिल सकता है पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा प्रश्न बैंक आपको पलट के दिखा दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब इनको आप करके जाना, ठीक है, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग। और देखिए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अन्य विषयों की आपको चाहिए तो कमेंट कर देना वीडियो में। जितने लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उतने जल्दी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और लाइक जरूर करके जाएँ, लाइक करेंगे तो फिर ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन करना हो तो कर लेना, और साथ ही वेबसाइट पे जा सकते हैं PDF वगैरह के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।